नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और रोज की तरह श्वेता और अनंत एक बार फिर से हाजिर हैं तमाम वो बड़ी और अहम खबरें लेकर जिसका है आपसे सरोकार और आपको जानना बेहद जरूरी है। और हमारी कोशिश दरअसल ये होती है कि इस बुलेटिन में आपको ऐसी खबरें दिखाएं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए, उत्सव का रंग भी आपको दिखाएं, खबरों का अपडेट भी आपको बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात से। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का अब से कुछ ही देर बाद उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक यानी एक महीने तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए 600 एकड़ जमीन में निर्मित भव्य स्वामी महाराज नगरी में खूब रौनक है। इस नगरी में प्रमुख स्वामी महाराज की 300वीं फुट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। तो महोत्सव में लोगों के स्वागत के लिए 380 फीट लंबा और 51 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसके अलावा 6 कलात्मक गेट भी मौजूद हैं। महान विभूतियों की आदमकद मूर्तियां भी यहां बनाई गई हैं। आपको बता दें कि इस दिव्य नगरी में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की रेप्लिका भी बनाई गई है। अगले एक महीने तक इस महोत्सव में देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस दौरान वो प्रमुख स्वामी महाराज के वैश्विक जीवन, कार्य, संदेश और सनातन सांस्कृतिक मूल्यों को यहां पर देखेंगे। इस महोत्सव के लिए 80,000 वॉलंटियर सेवा देने पहुंचे हैं, जिनमें 1300 महिलाएं शामिल हैं। हमारी संवाददाता गोपी घांगर सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। गोपी, सबसे पहले तो बताइए, इसकी भव्यता और दिव्यता जो हम तक पहुंच पा रही है उससे ही देखकर लग रहा है कि बहुत ही अद्भुत समागम वहां पर देखने को मिल रहा है। आप क्या कुछ देख पा रही हैं और तस्वीरें बताएं। बिल्कुल श्वेता, देखिए इसकी भव्यता और दिव्यता बेहद अद्भुत है। जिस जगह पर हम खड़े हुए ये ग्लो गार्डन है और मेरे ठीक पीछे आपको अक्षरधाम का जो मंदिर है उसकी रेप्लिका यहाँ पे देखने मिलेगी। यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनको अक्षरधाम मंदिर भी यहाँ पे देखने मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये पूरा जो मंदिर है 60 फीट ऊंचा ये मंदिर यहाँ पे अक्षरधाम की जो रेप्लिका है उसके तहत यहाँ पे बनाया गया है। और आपको ये भी हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और उनके जरिए इसका इनॉग्रेट किया जाएगा। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक यहाँ पे करीब माना जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो ग्लो गार्डन यहाँ पे बनाया गया है उसकी भव्यता तो देखते ही बनती है। मतलब ऐसा ग्लो गार्डन हमने कहीं नहीं देखा। आपको दिखाते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से बाल नगरी भी बनाई गई है। साथ ही महिलाओं के जरिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो ग्लो गार्डन रात को पूरी तरीके से चमक जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट्स है वो शुरू हो चुकी है और शेर हो या फिर ऊंट हो, हर किसी की यहाँ पे प्रतिकृति बनाई गई है। जो पशु पक्षी हर किसी की प्रतिकृति यहाँ पे बनाई गई है। और बच्चे जब यहाँ पे आएंगे तो ये सारी चीजें वो अपनी आंखों से इसे देखेंगे, इसे देखकर ये सारी चीजों को महसूस कर पाएंगे। और अक्षरधाम मंदिर की ये जो भव्य तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेहद, क्योंकि जो लाइटिंग में अक्षरधाम मंदिर दिखेगा वो अपने आप में एक बेहद, जिस तरीके से एक बड़ा मंदिर होता है उसी तरीके से। और बीएपीएस संस्थान जो है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि परिसर को काफी भव्य रूप दिया गया है। अब सवाल ये है कि इस भव्यता को प्रदान करने में क्या केवल स्थानीय जो फनकार हैं उन्हीं का सहयोग मिला या देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पर फनकार यहाँ पर आए थे, कलाकार यहाँ पर आए थे या हस्तशिल्प यहाँ पर आए थे? दूसरी बात कि आज जो आयोजन होने जा रहा है उसमें क्या क्या हाइलाइट्स रहेंगी? बिल्कुल अनंत, आज जो आयोजन होने जा रहा है, आज इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बीएपीएस संस्थान है, जो प्रमुख स्वामी महाराज के साथ अपना एक अलग रिश्ता था, और वही आज यहाँ पे जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इसका इनॉग्रेट करने के लिए, तो वही भव्यता दिव्यता जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगी। और जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो अगर हम कहें तो विदेश से भी कई लोग यहाँ पे पहुंचे हुए, करीब हम कहेंगे कि 3 लाख जितने जो लोग हैं वो विदेशों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे उससे पहले बड़ी तादाद में जो स्वयंसेवक है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये आप पूरा नजारा देख सकते हैं, ये पूरा आपको नजारा देखने मिलेगा कि किस तरीके से लोग जो है प्रधानमंत्री का इस वक्त तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। तो बिल्कुल आप गोपी, इसका देख सकते हैं पूरा। बिल्कुल गोपी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और अगली खबर लेते हैं, बात करते हैं राम भक्तों की, जिनके लिए गुड न्यूज आई है। अयोध्या में 2024 का रामनवमी श्रद्धालुओं के लिए विशेष उत्सव होगा। इस दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। खगोल वैज्ञानिकों की मदद से इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि यही नहीं, जनवरी 2024 में ही भगवान श्री राम अस्थायी मंदिर से अपने नए और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी दिन और तिथि तय नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से भव्य यहां तैयारी और काम जो है वो अपने चरम पर है। कहा नहीं जा रहा है, हो ही जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कब सर विराजमान होंगे भगवान? मालूम नहीं कब होंगे, लेकिन जनवरी 24। मकर संक्रांति का दिन होगा सर? नहीं, ये मालूम नहीं भाई, ये तो हम निकालेंगे दिन, अभी नहीं निकाला। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो अंदाज जो एक बार फिर मंच पर देखने को मिला। हरदा में जया किशोरी की भगवत कथा कार्यक्रम के अंतिम दिन शामिल होने पहुंचे शिवराज मंच पर एकदम आध्यात्मिक रूप में नजर आए। यहां उनका भाषण भी राजनीति न होकर आध्यात्मिक ही रहा। यही नहीं, उन्होंने मंच से भजन भी गाया। भागवत कथा के मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 6 मिनट तक भजन का गायन किया। इस दौरान उनके भजनों पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ ही बाकी लोग भी झूमते नजर आए। इस तरह कमल पटेल समेत बाकी लोगों की विशेष मांग को सीएम शिवराज ने पूरा कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। अगले 2 दिन तक चीन की सीमा पर भारत के लड़ाकू विमानों की गरज सुनाई पड़ेगी। 15 और 16 दिसंबर को चीन सीमा से सटे पूर्वी सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होने जा रहा है, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे। वायुसेना की पूर्वी कमान का युद्धाभ्यास तेजपुर, चबुआ, जोरहाट और हाशिमारा एयरबेस पर होगा। आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों से हुई झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह चौकस है। इस युद्धाभ्यास को उस झड़प के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि वायुसेना के मुताबिक ये रूटीन एक्सरसाइज है, जिसकी तारीख पहले से ही तय थी। इसका झड़प से कोई लेना देना नहीं है और पहले से ही इसकी तारीख तय थी और इसीलिए ये अपने तय समय पर ही होगा। तो आपको बता दें कि वायुसेना की तरफ से ये युद्धाभ्यास होने जा रहा है चीन सीमा के पास। और 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस की तैयारी जोरों पर है। कोलकाता में सेना के जवान पूरे जोशो खरोश के साथ इसका रिहर्सल कर रहे हैं। इसमें जवान एक से बढ़कर एक जाबाजी वाले करतब दिखाते हैं, जहां सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जवान 16 दिसंबर को इसी तरह के हैरतअंगेज प्रदर्शन करेंगे। 1971 की जंग की याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और इसी युद्ध से एक नया देश बांग्लादेश बना। उसी का जश्न एक बार फिर विजय दिवस के रूप में देखने को मिलेगा। G20 समिट के लिए केंद्र सरकार खास तैयारी कर रही है। दिल्ली के 300 टैक्सी ड्राइवर्स को दुनिया की अलग अलग भाषाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 134 महिला टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ये कैब ड्राइवर विदेशी मेहमानों से उनकी भाषा में बात कर पाएंगे, ताकि उनके मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए और फॉरेन डेलीगेट्स को भी अपनेपन का एहसास हो। आपको बता दें कि टैक्सी ड्राइवर्स को फ्रेंच, रशियन, अरबिक और अंग्रेजी भाषा बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भाषा के अलावा साफ सफाई और विदेशी मेहमानों के साथ बातचीत और अच्छे व्यवहार के बारे में भी बताया जा रहा है। देश में 55 जगहों पर इस तरह की ट्रेनिंग दिए जाने की योजना है, ताकि G20 समिट के दौरान आने वाले मेहमान पूरी तरह सहज रह सकें। तो 300 कैब ड्राइवर्स की यहां पर ट्रेनिंग हो रही है और न सिर्फ दिल्ली बल्कि ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर्स बाकायदा खोले गए हैं, जहां पर इन कैब ड्राइवर्स को अलग अलग भाषाएं सिखाई जा रही है और G20 के लिए एक तरह से इन्हें तैयार किया जा रहा है। कहते हैं नई भाषा सीखना, नए वक्तव्यों को बोलना, नए शब्दों का प्रयोग करना, आप किसी की वाणी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और शायद कन्वर्सेशन का इससे बेहतर कोई साधन हो भी नहीं सकता कि आप दूसरे देश की भाषा बोलते हुए नजर आएं और दूसरे को अपना बनाते हुए नजर आएं।
G20 के लिए लगातार देश तैयारी कर रहा है और ऐसे में 300 से ज्यादा ड्राइवर्स को स्किल्ड किया गया है। उनको अलग अलग भाषाएं सिखाई गई हैं और टारगेट है कि करीब 1000 ड्राइवर्स को स्किल्ड किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। तो पहली आप तस्वीर देखिए, यहां पर आप देखेंगे पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम यहां पर चलाया जा रहा है। लगातार ड्राइवर्स को ट्रेन किया जा रहा है। यह समझाया जा रहा है कि जब भी कोई बाहर से आएगा तो अतिथि की सेवा कैसे करनी है, कैसे उससे बातचीत करनी है। तो कुछ टीचर्स मेरे साथ हैं और साथ साथ जो है आपको यहां पर जो नजर आ रहे हैं ये सब ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर्स ये समझाएंगे कि कैसे अतिथि की सेवा करनी है, कैसे उससे बात करनी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अरावली दिवस मनाया गया, जिसमें कई स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली बच्चे अनूठे भेष में नजर आए। इसके जरिए जानवरों को बचाने का संदेश देने की कोशिश भी की गई। बच्चों ने जंगल के ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर चलकर पेड़ों से लिपटकर अरावली की अहमियत को जानने की कोशिश की। दिल्ली से गुजरात तक 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए जरूरी है कि वहां मौजूद पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों और जंगल को बचाया जाए, ताकि स्वच्छ वातावरण में सांस ली जा सके और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। और यही सब समझाने के मकसद से स्कूली बच्चों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और अब बात बिहार के उस सरकारी स्कूल की जो संस्कृति, संस्कार और अनुशासन के मामले में अव्वल है। इस स्कूल के छात्र से लेकर शिक्षक तक करते हैं ड्रेस कोड का पालन। ये स्कूल है औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मदनपुर प्रखंड के नरकपी गांव का राजकीय मध्य विद्यालय। यहां पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ ही बाकी गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। खेल खेल में पढ़ाई, गीत संगीत के जरिए पढ़ाई कैसे होती है, ये सब इस स्कूल की विशेषता है। आपको बता दें, दरअसल अक्टूबर माह में बाल संसद के दौरान एक छात्रा ने सवाल कर दिया कि बच्चे तो ड्रेस में विद्यालय आते हैं, लेकिन शिक्षक क्यों नहीं आते। बच्चों की बात शिक्षकों को अच्छी लगी और उसके बाद शिक्षकों ने काला पैंट और सफेद शर्ट को अपना ड्रेस कोड बना लिया। यही नहीं, सभी टीचर आई कार्ड लगाकर स्कूल आने लगे। तो ये अनूठी स्कूल को आप देख सकते हैं। औरंगाबाद में ये स्कूल चलती है, जहां पर न सिर्फ बच्चे अनुशासन में रहते हैं, बल्कि बाकायदा टीचर्स के लिए भी अब यहां पर ड्रेस कोड हो गया है। और अब बात एक ऐसी पाठशाला की जिसमें एक लड़की कालाजार बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। ये लड़की खुद कालाजार की चपेट में 2 बार आई है। मुश्किल से दोनों बार ठीक होने के बाद इसने इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया और 18 साल की होने के बाद इसने कालाजार को लेकर अभियान छेड़ दिया। पढ़ाई करने के साथ साथ ये साइकिल से गांव-गांव जाती है। वहां के स्कूल कॉलेज में पहुंचकर लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचने को लेकर जागरूकता फैलाती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निररवा गांव की रहने वाली ये पिंकी नाम की लड़की है, जो पिछले 4 साल से बनकटा ब्लॉक के गांव में जा रही है। ये अब तक करीब 20,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुकी है। पिंकी उन लोगों को कालाजार के लक्षण, उससे बचाव और इलाज के बारे में जानकारी दे चुकी है और ये सिलसिला अब तक जारी है। बहुत आसान है। और अब बात एक ऐसे गांव की जिसे एक आदिवासी लड़की ने एक नई पहचान दे दी है। जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर धीरौल पंचायत का नवाडीही गांव, जिसे अब घड़ी वाला गांव के नाम से जाना जाने लगा है। इस गांव में करीब 70 संथाल परिवार रहते हैं, जिसमें शीला मुर्मू नाम की लड़की भी है। शीला स्कूल में पढ़ाई करते हुए क्राफ्ट का काम उसने सीखा और फिर इसमें महारत हासिल करने के लिए असम चली। आपको बता दें कि ट्रेनिंग लेकर असम से लौटने के बाद शीला ने गांव के ही बच्चों और महिलाओं को क्राफ्ट का काम सिखा दिया। अब सभी मिलकर लकड़ी की वॉल वॉच तैयार करते हैं। शीला के हाथों की कारीगरी से बनाई गई घड़ी बेहद खूबसूरत होती है, जिसके शहरों में काफी डिमांड है। 500 रुपए प्रति घड़ी से बाजार में घड़ियों को बेचने से अब अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी है। अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर बड़े भाई ने ऐसा तोहफा दिया जो न सिर्फ अनमोल है, बल्कि उसे गम से उबारने में मददगार भी साबित हो रहा है। मामला महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का है। चिखली शहर के गजानन नगर में रहने वाले दीपक विनकर की कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। इससे 14 साल के उनके छोटे बेटे सुमित को ऐसा सदमा लगा कि वो गुमसुम रहने लगा, ना खेलता, ना कुछ बोलता और चिड़चिड़ा सा रहने लगा। अपने छोटे भाई की हालत देखकर 19 साल के बड़े भाई शुभम ने 30 नवंबर को उसके जन्मदिन पर एक ऐसा तोहफा देना तय किया जिससे वो गम से उबर सके। ये तोहफा था पिता का पुतला। सुमित अब इस पुतले को देखता रहता है और पूरा ख्याल रखता है। जयपुर में मोम और सिलिकॉन से ऐसा पुतला बनाया गया है जो हूबहू शुभम और सुमित के पिता दीपक विनकर जैसा दिखता है।
किसी लक्ष्य के लिए अगर शिद्दत से कोशिश की जाए तो उसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एक युवक ने ऐसा ही करके दिखाया है। कांगसी गांव के रहने वाले दीपक चरपोटा ने अपनी ही झोपड़ी में अनोखा और शानदार तंबूरा स्टूडियो बना डाला है, जहां अब भजनों की रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग तक होती है। हालांकि ये इतना आसान नहीं रहा। संसाधनों के अभाव में मजदूरी से मिले पैसों को बचाकर ये स्टूडियो तैयार हुआ है, वो भी 6 से 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद। बिल्कुल, आपको बता दें कि पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया को अपना गुरु मानने वाले दीपक ने स्थानीय कलाकारों को कहीं मंच नहीं मिलता, देख भजनों को घर घर पहुंचाने के मकसद से यूट्यूब चैनल बनाया। लेकिन अच्छी क्वालिटी के वीडियो के लिए एक स्टूडियो की जरूरत थी, जिसके बाद दीपक ने स्टूडियो बनाने की ठान ली। इंटरनेट से तमाम चीजें सीखकर दीपक ने ये भव्य स्टूडियो खड़ा कर दिया। और उसके बाद क्या, देखिए अब दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और अब वक्त हो गया है आपसे बाय बोलने का। जी हां,